हम लोग बात कर रहे थे आपका विकृत चित्त व्यक्ति का काम। और विकृत चित्त यानी चित्त की विकृति है, किस कारण से है इसका कोई मतलब नहीं है, बस चित्त विकृति है। और चित्त विकृति इस लेवल की नहीं है कि उसे सामान्य चित्त विकृति ये माना जाए। चित्त विकृति एक विशेष स्तर की है, और वो विशेष स्तर धारा 22 BNS या 84 IPC उसमें बताया गया कि जो चित्त की विकृति है वो इस श्रेणी की है कि व्यक्ति कार्य की प्रकृति है या उसका दोषपूर्ण होना या उसके विधि के प्रतिकूल होना ये जान ही नहीं सकता। और हमने कहा था कि चित्त की विकृति यदि इस प्रकार की है कि आप कार्य की प्रकृति भले ही जानते रहे हो, लेकिन अगर उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना ये आपको नहीं मालूम था, तो भी आप क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रहेंगे। और उलट बात, आप चित्त की विकृति इसके कारण से कार्य की प्रकृति भले ही नहीं जानते थे, लेकिन उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना ये जानते थे, तो फिर आप दांडिक दायित्व के अधीन होंगे। और आप चित्त की विकृति के कारण ऐसी दशा में हैं कि आप तीनों ही बातें नहीं जानते हैं, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपके पक्ष में सबसे अच्छी स्थिति है, आपके पक्ष में मीनिंग देर है। अगर आप चित्त विकृति के कारण क्रिमिनल लायबिलिटी न होने का अभिवाक ले रहे हो, कंटेंशन कोर्ट के समक्ष रख रहे हो, और आप साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में समर्थ हो कि उस कार्य के किए जाने के समय जिस कार्य को आपराधिक कृत्य के रूप में आप पर आरोपित किया गया है, उस कृत्य को किए जाने के समय, न उससे पहले न उससे बाद, उस कृत्य को किए जाने के समय किसी भी कारण से चित्त की विकृतता की ऐसी दशा में थे कि आप कार्य की प्रकृति यानी कार्य का स्वभाव, उसका नेचर कि वो किसी के लिए हानिप्रद है या किसी के प्रति लाभदायक है, ये जान ही नहीं सकते थे। और आप ये भी नहीं जान सकते थे कि वो कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये भी नहीं जान सकते थे। तब तो आप सबसे अच्छी दशा में होई, तब तो बहुत बेहतर स्थिति है, तब तो आप दांडिक दायित्व इससे मुक्त रहोगे ही रहोगे। लेकिन अगर स्थिति यह है कि आप कार्य की प्रकृति इसे जानते थे, ठीक है, लेकिन उसका दोषपूर्ण होना या उसका विधि के प्रतिकूल होना, ठीक है, ये नहीं जानते थे, ठीक है, शायद हम उल्टा बोल गए, तब भी आप पर क्रिमिनल लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, पीछे हम उल्टा बोल गए, तब भी आप पर क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप कार्य की प्रकृति, ठीक है, ये नहीं जानते थे, सही बात यही है कि आप कार्य की प्रकृति नहीं जानते थे, लेकिन उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना ये जानते थे। इनमें से एक बात आप जानते थे, क्रिमिनल लायबिलिटी आप पर तब भी होगी, कार्य की प्रकृति के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। आपकी किताबों में उदाहरण लिखा है कि एक व्यक्ति उसने सिर काट लिया दूसरे का,
और छुपा दिया है। और उसका कहना यह है कि हमने इसलिए सिर काटा है ताकि जब ये सोकर उठेगा और अपना सिर ढूंढेगा तो देखकर बड़ा आनंद आएगा। अब ये ठीक है कि इस उदाहरण में जो किताब में आपके दिया गया है वो तीनों बातें जानने में असमर्थ है, क्योंकि वो वहीं पकड़ गया है, वहीं गिरफ्तार हो गया। ठीक है ना। अगर वो ये जानता कि दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है तो वो वहां से भागता। ठीक है ना। अब सवाल इसको अगर तथ्यों को थोड़ा परिवर्तित करें और बात ऐसे आए कि वो वहां सिर को काटने के बाद ये जानता रहता कि ये दोषपूर्ण है, हम इसका सिर चुरा रहे हैं, ऐसी कोई बात उसके मन में आती कि हम काटकर चुरा लेंगे इसका सिर, भले ही वो ये ना जानता कि सिर काटने से ये मर जाएगा, यानी कार्य की प्रकृति भले ही उसे न मालूम होती, लेकिन अगर दोषपूर्ण होना ये जान जाता वो, या विधि के प्रतिकूल होना ये जान जाता है कार्य के किए जाने के समय, तो भी वो दंडिक दायित्व के अधीन होता। दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना ये ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है। आप कार्य की प्रकृति भले ही आपको नहीं मालूम थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये मत समझिएगा कि चित्त विकृति इसका तर्क केवल हत्या के मामलों में लिया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि चित्त विकृति का तर्क हत्या के मामलों में लिया जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि उदाहरण भी चित्त विकृति के हत्या के संदर्भों में दिए जाते हैं। लेकिन चित्त विकृति एक जनरल एक्सेप्शन है, और धारा 6 और वर्तमान में 8(1) और 8(2) के प्रभाव से क्या होगा, प्रत्येक अपराध धारा 84 या धारा 22 के अधीन होकर पड़ा जाएगा। ठीक है। तो चित्त विकृति का तर्क जो है सामान्य तौर पर हत्या के संदर्भों में समझाया जाता है, और यह भी ठीक है कि अधिकांश मामलों में यह हत्या के संदर्भों में ही लिया भी जाता है। लेकिन यह सिर्फ हत्या के संदर्भों में लिया जा सकता है ऐसी बात नहीं। कार्य के किए जाने के समय चित्त विकृति किसी भी कारण से, और चित्त विकृति वो नहीं जो आप चित्त विकृति मानते हैं, क्योंकि अगर आप परिस्थिति को ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते तो भी चिकित्सक की नजर में आप चित्त विकृत यही होंगे। ठीक है। लेकिन कानून की नजर में आप चित्त विकृत तब माने जाएंगे जब आपकी चित्त विकृति उस श्रेणी की हो जो श्रेणी यहां बताई गई, अर्थात कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण होना या उसका विधि के प्रतिकूल होना, इनमें से कोई एक बात। ठीक है। अगर आप जानते रहे तो आपको चित्त विकृति का तर्क सफलता के साथ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। ये तीनों बातें हैं, आप न जानते रहे हो तो आपको सफलता प्राप्त होगी, और अगर कार्य की प्रकृति ये भले ही आप न जानते रहे हो, लेकिन अगर दोषपूर्ण होना विधि के प्रतिकूल होना भी आप जानते रहे तो भी आप पर दंडिक दायित्व तो रहेगा। ठीक है ना। ये सेक्शन 84 या धारा 22 के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और आपने कहा था चित्त विकृति किसी कारण से। ठीक है। लेकिन अगर चित्त विकृति आपको ऐसी मत्तता के परिणाम स्वरूप हुई है जो स्वयं आपने ही अपने ऊपर प्रशासित की है, एडमिनिस्टर की है, यानी आपने स्वयं ऐसी कोई चीज ली है जिसके कारण से आप मत्तता के प्रभाव में आ गए। देखिए, दो बातें हैं अलग अलग। एक, आप लगातार नशीली वस्तुओं का सेवन करते रहे हैं और इसके कारण से
आपके सोचने और समझने की क्षमता स्थायी तौर पर प्रभावित हुई है, और स्थायी तौर पर प्रभावित हो जाने के कारण आप कार्य के किए जाने के समय कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण होना या उसका विधि के प्रतिकूल होना ये नहीं जानते थे। ये एक दूसरी स्थिति है, ठीक है। ये ठीक है कि आप नशीली वस्तु स्वेच्छा से लेते रहे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन चित्त विकृति अब आप में स्थायी तौर पर आ गई है, और हमने पहले भी कहा है कि सेक्शन को शब्दों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, तो शब्दों के आधार पर बात को समझना हमेशा कठिन है। अनुभव के आधार पर अगर आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बातें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए और अस्पताल के उस विभाग में जाइए जिसे साइकोलॉजी से संबंधित विभाग कहा जाता है, वहां आपको ड्रग एडिक्ट, ठीक है, नशे का आदतन सेवन करने वाले लोग ये दिखाई देंगे, और उनकी दशा पागलों से बेहतर नहीं होती है, ठीक है। वे लगभग विकृत चित्त के होते हैं, लगभग चित्त विकृति उनमें होती है। वो चित्त विकृति इस लेवल की भी हो सकती है कि वो कार्य की प्रकृति, उसका दोषपूर्ण होना, उसका विधि के प्रतिकूल होना ये न जान सके। यानी अगर नशे के कारण भी व्यक्ति में उस स्तर की चित्त विकृति आई है कि वो कार्य की प्रकृति, उसका दोषपूर्ण होना या उसका विधि के प्रतिकूल होना जानने में असमर्थ हो गया, तो इस व्यक्ति का मामला धारा 84 या धारा 22 से ही गवर्न होगा। यह एक विशेष प्रकार की चित्त विकृति है, स्थायी तौर की चित्त विकृति उसमें आई है, ठीक है, सकारण है यह चित्त विकृति। अब वो नशे की इच्छा को रोक नहीं सकता, ठीक है। अब चूंकि स्थिति यह आ गई है कि वो रुकना भी चाहे तो रुक ही नहीं सकता। आपकी किताबों में उदाहरण दिया है कि एक महिला पर आरोप है, उसने हत्या की है, उसके बारे में साक्ष्य दिया गया कि वो लगातार शराब पीने के कारण ऐसी मानसिक दशा में पहुंच गई जहां वो अपनी शराब पीने की इच्छा को संतुलित कर ही नहीं सकती, और उसने शराब पी, और शराब के प्रभाव के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति पर शराब का जो प्रभाव होगा उससे कई गुना प्रभाव उस व्यक्ति पर होगा जो लगातार नशे के कारण एक विशेष मानसिक दशा में और एक विशेष शारीरिक दशा में पहुंच गया, उस पर कई गुना प्रभाव ज्यादा होगा। तो उस महिला के बारे में यह बताया गया है कि उसने शराब पी और शराब पीने की उसकी इच्छा इस लेवल पर पहुंच गई कि अब वो उसे नियंत्रित कर ही नहीं सकती, और उसने शराब पीने के बाद वो अपराध किया जिसके लिए उसका अभियोजन चल रहा है। यह साबित किया गया कि वो अपनी शराब की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, और शराब पीने के बाद जो उसकी मानसिक दशा थी उसमें वो कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण होना या उसका विधि के प्रतिकूल होना जान ही नहीं सकती थी, और इसलिए उसके संबंध में, ठीक है, दोष मुक्ति की मांग की गई।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर यह पाया कि वो शराब पीने के बाद भी उस मानसिक दशा को प्राप्त नहीं हुई थी जो मानसिक दशा दायित्व से मुक्ति के लिए जरूरी है, और न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध किया। लेकिन इसमें से एक बात और निकलती है कि यदि उस दशा को प्राप्त कर गई होती तो दोषमुक्त हो गई होती। ठीक है ना भाई, न्यायालय ने इस कारण उसे दोष सिद्ध किया कि आप उस दशा को प्राप्त हुए ही नहीं। इसका मतलब यह भी निकला कि अगर न्यायालय यह पाता कि आप उस दशा को प्राप्त किए तो दोषमुक्त हुए होते। तो चित्त विकृति अगर नशे के कारण भी है और वो चित्त विकृति स्थायी प्रकृति की हो गई है तो फिर मामला जाएगा कहां? धारा 22 या धारा 84 में। लेकिन चित्त विकृति जिस नशे से हुई है वो नशा आपने खुद लिया है। ठीक है, वो नशा आपने खुद लिया है और आपकी मानसिक दशा ऐसी नहीं है या आदतन नशा लेने के कारण आप ऐसी दशा में नहीं पहुंचे कि इस नशे को लेने का जो कृत्य है ये अनैच्छिक कृत्य बन गया हो। देखिए, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति में क्या है कि आप लगातार नशा लेते रहे, इसके कारण आप ऐसी दशा में आ गए कि जहां नशा लेना या न लेना आपके बस की बात ही नहीं बची। अब तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये ड्रग एडिक्ट, उनके अपने बस में बचा ही नहीं है नशा न लेना, इसलिए उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र वहां रखा जाता है। और आपने पुनर्वास केंद्र देखे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो जेल, सुधार गृह उन्हीं के जैसे होते हैं और वहां उतना ही कड़ा अनुशासन ये लागू किया जाता है। ठीक है, और उतने ही घर वालों से मिलने में, ठीक है, जैसे जेल में घर वाले रोज नहीं मिल सकते, ऐसे जो पुनर्वास केंद्र है वहां भी व्यक्ति को आपको भर्ती कराकर मिलने की सुविधा जो रोज नहीं होती। वहां बिल्कुल जेल जैसा वातावरण और अनुशासन यही रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि वे जो वहां भर्ती कराए गए हैं वे इस स्थिति में नहीं है कि वे अपनी नशे की इच्छा को रोक सकें, और उनकी दवाइयां उन्हें दी जाती हैं। ठीक है, इस लेवल की कि उनकी नशे की इच्छा को दवाइयों के माध्यम से पूरा किया जाए। कुछ हद तक नशे की इच्छा पूरी भी की जाती है और धीमे धीमे उन्हें ठीक किया जाता है। यानी अगर आप ऐसी दशा में पहुंचे जहां आप अपनी नशे की इच्छा को रोक ही नहीं सकते और फिर आपने नशा लिया और फिर उस नशे के प्रभाव में आप ये जानने में असमर्थ हो गए कि किया गया कृत्य कैसा है, विधि के प्रतिकूल है, दोषपूर्ण है, यह किए गए कार्य की प्रकृति क्या है। तो ये ठीक है, कभी आपने नशा अपनी इच्छा से लेना प्रारंभ किया था, लेकिन आज जो आपकी मानसिक और शारीरिक दशा बनी है उसमें नशा लेने का कृत्य अनैच्छिक हो गया है, स्वैच्छिक नहीं बचा। आज ये कृत्य बिल्कुल अनैच्छिक है। आज की डेट पर यह कृत्य स्वैच्छिक बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति हो, लोग शुरुआत में नशा इच्छा से लेते हैं और एक दिन आता है जब वो ये कहते हैं हम इसे छोड़ना चाहते हैं और ये छूटता नहीं। ठीक है, उस दिन उनका कृत्य अनैच्छिक बन चुका है, फिर वो कृत्य अब स्वैच्छिक नहीं है। और विकृत चित्त जो प्राकृतिक तौर पर विकृत चित्त है
ठीक है, या नशे को छोड़कर अन्य किसी कारण से विकृत चित्त है, उस व्यक्ति का काम वो भी अनैच्छिक है। और यह व्यक्ति जो नशे के कारण रोगग्रस्त हो गया, जो मानसिक तौर पर बीमार हो गया, अब इसका काम भी अनैच्छिक है। तो अनैच्छिक कृत्य के आधार पर या अनैच्छिक कृत्य के कारण अब इस व्यक्ति का मामला नशे का मामला न माना जाना यही उचित होगा। अब इसके मामले को नशे में किए गए अपराधों के मामले से अलग करके देखा जाना यही न्यायोचित है। अब ये रोक नहीं सकता अपने को, इसने जो कुछ किया ये ठीक वैसा ही काम है जैसा पागल अपने को रोक ही नहीं सकता। ठीक है, विकृत चित्त आप कह किसे रहे, जड़ जो बीमारी के कारण विकृत चित्त है या किसी अन्य कारण से जिसमें स्थायी तौर का पागलपन है, उसी को तो आप विकृत चित्त कह रहे हो। और इस विकृत चित्त व्यक्ति की जो ऑब्जेक्टिव तौर पर विशेषता है, वो विशेषता तो यही है कि ये अपने पर नियंत्रण रख ही नहीं सकता, इसके सारे कार्य अनैच्छिक हैं, ये इच्छा से कुछ नहीं कर रहा। और इस व्यक्ति का मामला जो नशे के कारण ऐसी दशा में पहुंच गया, ये ठीक है कि नशा उसने अपनी इच्छा से लेना शुरू किया था, एक समय था जब नशे में उसने अपनी इच्छा से लेने शुरू किए थे। आज की दशा ये है कि अब नशा लेना न लेना ये उसकी इच्छा पर बचा ही नहीं, आज नशा उसकी जरूरत है। और उस नशे के प्रभाव में उसके मन की दशा, उसके मस्तिष्क की दशा इस हद तक प्रभावित हुई है कि वो इस निर्णय को करने में असमर्थ हो गया कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य प्रकृति में कैसा है, दोषपूर्ण है या इनोसेंट कृत्य है, या फिर वो विधि के प्रतिकूल या अनुकूल है, ये कुछ जानता ही नहीं। तो अब इसका कृत्य अनैच्छिक है और इसके कृत्य को धारा 22 या धारा 84 के अंतर्गत ही रखा जाना ठीक होगा। लेकिन एक नशे की स्थिति अलग भी है, और वो नशे की स्थिति क्या है? नशा लेना या न लेना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है, आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है, और आपने अपनी इच्छा से नशा लिया। ठीक है, अब आपकी स्थिति अलग हो गई। ठीक है, आपने अपनी इच्छा से नशा लिया। अब आपने अपनी इच्छा से नशा लिया, फिर भी दो स्थितियां हो सकती हैं। आपने अपनी इच्छा से नशा लिया और इस हद तक लिया कि आप नाली और बेड, ठीक है ना, आप नाली और अपने बेडरूम दोनों में फर्क कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपने अपनी इच्छा से ही लिया है नशा, और आप अभी उस दशा में नहीं पहुंचे जिस दशा में व्यक्ति नशा लेने की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता, अभी उस दशा में नहीं पहुंचे आप। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक स्थिति में, जैसे नशेड़ी आपको शराब के ठेकों पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसी लेवल के अपनी इच्छा से नशा ले रहे हैं, और इच्छा से नशा लेने के बाद नाली में लेटे हैं। ठीक है, और नाली में लेटकर उतना सुख अनुभव कर रहे हैं मानो वो अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं। नशा इच्छा से ही लिया है, लेकिन अब उनके मस्तिष्क की जो संज्ञान करने की क्षमता है वो इतनी प्रभावित हुई है, ठीक है, इस हद तक प्रभावित हो गई कि वो नाली और बेडरूम
इसका फर्क ही नहीं कर पा रहे, और जो नाली और बेडरूम इसका फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहना अनजस्टिफाइड है कि वे उस आशय, ज्ञान या दुराशय उसे धारित कर सकेंगे, जो आशय, ज्ञान और दुराशय अपराधों के गठन की आवश्यक शर्त है। भाई, एक आदमी जो नाली में लेटा है, जो बेडरूम और नाली का फर्क नहीं कर सकता, वो किसी को मार डालने का आशय या किसी को पीटने का आशय ये धारित ही कैसे कर पाएगा? ठीक है ना, नहीं कर सकता। लेकिन हम इस तथ्य को भुला भी नहीं सकते कि इस व्यक्ति ने ऐसी दशा न होते हुए भी नशा किया है। ठीक है, जिस स्थिति में इसका नशा लेने की इच्छा पर नियंत्रण खो गया होता, ऐसी स्थिति नहीं थी, फिर भी इसने नशा किया। हम इस तथ्य को भी भुला नहीं सकते। हमें यह तथ्य याद रखना होगा कि इसने नशा खुद लिया है, स्वैच्छिक नशा किया, और स्वैच्छिक नशा करने के कारण, स्वैच्छिक अनैच्छिक नशा नहीं है इसे। ठीक है, अनैच्छिक नशा का मतलब यह हुआ कि अब ये नशा लेने की अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता, तब तो अनैच्छिक नशा हुआ। ठीक है ना, स्मैक लेते लेते ऐसी आदत विकसित हुई है कि अब स्मैक बिना रह ही नहीं सकते, घर की चीजें बेच देंगे, अपना खून बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, ठीक है, और स्मैक पिएंगे। ये स्थिति अलग है। इसमें स्मैक अनैच्छिक ढंग से ली जा रही है, इच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी खून बेचकर स्मैक नहीं पीना चाहेगा। लेकिन अब आपका अपने ऊपर नियंत्रण बचा ही नहीं, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो करना ही पड़ेगा, या इसमें खुद आपसे कार्य करा रही, ये स्थिति अलग है। और अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपने इच्छा से इसमें पीनी शुरू की और इस दशा में आ गया कि अब आपके मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता ये बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, नशे की ऐसी स्थिति आ गई है कि आपकी मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई। तो आपकी इस दशा को अनैच्छिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह दशा जहां से शुरू हुई थी वो काम आपने स्वेच्छा से किया था। पिछली स्थिति अलग थी, वो काम अनिच्छा से हुआ था। अब एक स्थिति और है, आपने स्वेच्छा से नशा किया और आप इस दशा में नहीं आए कि आपके मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता खत्म हो जाए। इस दशा में आप नहीं आए। जैसे रोज ही आप लोगों को शराब पीते देखते हैं, ठीक है, स्वीकार कोई नहीं करता कि हम शराब पीते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज समाज में निकालोगे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शराब न पी हो। ठीक है, ये कभी भी न पी हो। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी स्वेच्छा से नशा करता है, लेकिन जिसे कहते हैं अपने होश और हवास, इसे खोता नहीं है। उसे खूब पता होता है क्या दोषपूर्ण है, क्या निर्दोष है, क्या विधि के प्रतिकूल है, क्या विधि के अनुकूल है। ठीक है, या जो काम हम कर रहे हैं इसकी प्रकृति क्या है। यानी स्वैच्छिक ढंग से नशा करने पर दो स्थितियां बनेंगी। स्वैच्छिक ढंग से नशा करने पर दो स्थितियां बनेंगी। एक, नशा उस तीव्रता पर पहुंचे जहां मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता खत्म हो जाए, और दूसरी, नशा इस स्तर पर रहे कि मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता
ये तो बनी रहे, लेकिन आप नशे में हैं और आपने नशा स्वैच्छिक ढंग से लिया। स्वैच्छिक नशा लेने पर ये दो स्थितियां बन सकती, ठीक है। अब पहली स्थिति को लेने, यानी पहली स्थिति हम उस नशा को कह रहे हैं जब आपने स्वैच्छिक नशा लिया है और मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता इस स्तर तक प्रभावित नहीं हुई कि यह कहा जा सके कि मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता समाप्त हो गई है, ऐसी दशा नहीं है, ठीक है। आप मस्तिष्क, ठीक है, कि उस दशा पर बने हुए हैं जहां आप कार्यों के दोषी अथवा निर्दोष होने का निर्णय कर सकते हैं, या कार्यों की प्रकृति के बारे में निर्णय कर सकते हैं। और अगर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके मस्तिष्क की यह दशा नहीं है कि आप वे विशेष मनोभाव धारित करने में असमर्थ हो जाएं जिन मनोभावों को भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता में आशय और ज्ञान के रूप में जाना गया है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, आशय, ज्ञान या किसी अन्य तरीके का दुराशय, ये सब धारित करने में आप समर्थ बने हुए हो, क्योंकि आपकी नशे की दशा स्वैच्छिक भी है, आपने अपनी इच्छा से लिया है, और आपकी नशे की स्थिति ऐसी भी उत्पन्न नहीं हुई जहां आपका मस्तिष्क सभी प्रकार के मनोभाव, जिन्हें दुराशय कहा जा सकता है, धारित करने में असमर्थ हो गए हो, ठीक है, असमर्थ हो गया हो। आपके मन और मस्तिष्क की ऐसी दशा भी नहीं बनी, जो कि अक्सर समाज में होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि आपने नशा कैसा किया, स्वैच्छिक, आपने नशा स्वैच्छिक किया है, और आपके मस्तिष्क की दशा वो भी ऐसी नहीं बनी जिसमें आप उन सारे मनोभावों को धारण करने में असमर्थ हो जाओ जिनसे मिलकर भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता में अपराधों को गठित करने के लिए जिस दुराशय की जरूरत है, वो दुराशय आपके मन और मस्तिष्क में न हो, ऐसी दशा आपके मस्तिष्क की नहीं है, और नशा भी आपने स्वेच्छा से लिया, ठीक है। तो सीधी बात है, आपने नशा लिया, ये बात ही नहीं मानी जानी चाहिए, मैं लिया होगा, लेकिन आपके मन में दुराशय तो है ही है। जैसा रोज समाज में हो रहा है, लोग शराब पीने के बाद या नशीले पदार्थ लेने के बाद अपराध कर रहे हैं और उन्हें पूरा दंड मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है पूरा दंड क्योंकि पहली चीज, नशा आपने अनैच्छिक ढंग से लिया, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके मस्तिष्क की दशा ऐसी तो हुई नहीं थी कि आप अपनी नशा लेने की इच्छा पर नियंत्रण यही ना कर पाते। वो तो आप कर सकते थे, आपने स्वेच्छा से नशा लिया, और नशा लेने पर भी आपके मस्तिष्क की संज्ञान करने की क्षमता ये पूरी तरह नष्ट हो गई, ये कहा नहीं जा सकता। जो साक्ष्य आ रहा है उस साक्ष्य से यह प्रदर्शित है कि आप ऐसी मनोदशा में थे कि आप हर प्रकार का मनोभाव धारण कर सकते थे, ठीक है। आप लोगों से हंस रहे थे, लोगों से बोल रहे थे, जब अमुक व्यक्ति जिससे आपकी दुश्मनी थी वो आया तब आपने उसे गाली दी, इससे पहले आप किसी गाली नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो दिए गए साक्ष्य से यह बिल्कुल प्रदर्शित कि आप हर प्रकार का मनोभाव धारित करने में समर्थ बने हुए थे। तो अगर आपने कोई अपराध किया तो उस अपराध के गठन के लिए जो मनोभाव जरूरी है वो मनोभाव आपके मन में नहीं था, ये किस तरह माना जाए?
भाई ये कैसे मान लिया जाए? आप लोगों से हंसकर बात कर रहे थे, जब आपका दुश्मन आया आपने गाली दी, ठीक है, फिर आपने उसे मारने के लिए हथियार ढूंढा, ठीक है, आप छुपकर खड़े हुए, ठीक है, वो निकला, उसे आपने चोट पहुंचाई, फिर आप भाग गए। आपका ये सारा कंडक्ट क्या शो करता है? आपका कंडक्ट शो करता है कि जो अपराध आप पर आरोपित है उसे करने के लिए जितने मनोभाव, आशय, ज्ञान आदि के रूप में चाहिए वो सब आपके अंदर मौजूद थे। यही प्रदर्शित हो रहा है। और आपको नशे के बावजूद कोई छूट नहीं मिलेगी। अब एक दूसरी स्थिति है, आपने नशा स्वेच्छा से लिया, ठीक, लेकिन नशे में आप इस हालत में आ गए हैं कि अब आप वो विशेष आशय और वो विशेष ज्ञान जो बीएनएस में धारित करना जरूरी है एक विशेष अपराध को करने के लिए, ठीक है ना? ये जो बात हम कहने जा रहे हैं ये केवल उन्हीं अपराधों को लागू होगी जिन अपराधों को करने के लिए विशेष आशय और विशेष ज्ञान चाहिए होता है। जैसे हत्या, उसमें विशेष आशय, विशेष ज्ञान चाहिए। उपाधि कारित करना, उसमें विशेष आशय, विशेष ज्ञान चाहिए। व्यपहरण, ठीक है, उसमें विशेष आशय, विशेष ज्ञान चाहिए, ठीक है। व्यपहरण में तो नहीं, खैर, ठीक है। अपहरण, उसमें विशेष आशय और विशेष ज्ञान ये चाहिए, मार डालने के आशय से, ठीक है। आपका शादी के लिहाज से, ठीक है, विशेष आशय और विशेष ज्ञान जिन अपराधों को करने के लिए चाहिए, ठीक है, वैसा अपराध करने का आरोप आप पर लगाया गया है। और यह साबित किया गया है कि आपने नशीली चीज अपनी इच्छा से ली थी, आपने अपनी इच्छा से ली थी। और एविडेंस से यह दर्शित है कि आपने अपनी इच्छा से नशीली चीज ली थी, लेकिन आपकी जो मानसिक स्थिति थी वो ऐसी दशा में पहुंच गई थी जहां आप किसी भी स्थिति का संज्ञान करने में सक्षम नहीं रह गए थे। यानी आप नाली में लेटे थे, ठीक है, नाली में लेटे हुए थे, और उस अपराध को करने का आपके ऊपर आरोप है जिस अपराध को करने के लिए विशेष आशय और विशेष ज्ञान की जरूरत है, ठीक है, विशेष आशय और विशेष ज्ञान चाहिए। आप नाले में लेटे थे, किसी ने उठाया और आपने नाले में ऐसे करके टटोला और बाई चांस आपके हाथ में पत्थर आ गया और आपने जाने दिया, ठीक है। उपहति कारित करने का आपका आशय था, यह नहीं कहा जा सकता। आपका आशय यह था कि मेरी आराम में खलल न पड़े, मानिए आशय यह था, ठीक है ना। उपहति कारित करने का आशय नहीं था। यानी वो विशेष आशय और वो विशेष ज्ञान जो आरोपित अपराध को करने के लिए आवश्यक है उसे धारित करने में आप असमर्थ थे, क्योंकि आपके मस्तिष्क की दशा नशे के कारण इस हद तक प्रभावित हो गई थी कि आप वो विशेष आशय और विशेष ज्ञान धारित ही नहीं कर सकते थे जो विशेष आशय और विशेष ज्ञान जरूरी है आरोपित अपराध को करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी चूंकि नशा आपने अपनी इच्छा से लिया, इसलिए माना क्या जाएगा कि आप में वो आशय ये नहीं था जो उस अपराध को करने के लिए जरूरी है, वो आशय नहीं था। लेकिन विधि ये उपधारित करेगी कि आप में वो ज्ञान था, उपधारित करेगी, ठीक है। विधि ये उपधारित करेगी कि आपके अंदर वो ज्ञान था जो आपको रहा होता
यदि आप नशे में न होते। ठीक है, और अगर ज्ञान उपधारित हो गया, ठीक है, तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन सजा उससे कम मिलेगी जब आशय भी होता। ठीक है, आशय अगर आप में है तो आपको सजा ज्यादा मिलती है। ये जब हम लोग बीएनएस या आईपीसी में जब पहुंचते थे 304 पे, ठीक है ना, जब 304 पर पहुंचेंगे या 302 पर पहुंचे, 302 में, ठीक है, यानी जब व्यक्ति की जो मृत्यु है वो हत्या की कोटि में आती है, तब मृत्यु कारित करने वाले में जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान कैसा है? विशेष प्रकार का। ठीक है, वो विशेष प्रकार का। आप देखेंगे 304 में जो ज्ञान की परिभाषा दी थी, उन्होंने क्या कहा? जब आप बिना किसी उचित प्रतिहेतु के ऐसा काम करते हैं, ऐसा जो प्रकृति से इतना खतरनाक है, ठीक है, प्रकृति से इतना खतरनाक है कि प्रत्येक दशा में या तो व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी या किसी को मृत्युकारक क्षति होगी। यानी यहां ज्ञान भी विशेष प्रकार का है, सामान्य प्रकार का नहीं। एक काम है जो इतना खतरनाक नहीं है, क्रिकेट खेल लो, ठीक है, सड़क पर खेल लो, सड़क बिजी है, यह भी हो सकता किसी के चोट लगे और यह भी हो सकता कुछ ना हो। ठीक है, यह भी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन लोगों की भीड़ खड़ी है, उस पर आप फायर कर रहा, यह भी हो सकता किसी के ना लगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी के लगे और लगने की संभावना अधिक है। ठीक है ना। अब शब्दों में नहीं, अनुभव से अंतर समझने की कोशिश कीजिए। जब आप भीड़ पर गोली चला रहे हो, ठीक है ना, तो जो ज्ञान है आपका वो विशेष प्रकार का है कि हम जानबूझकर ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं कि डेफिनेटली कोई मर जाएगा। और जब आप सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी के मर जाने की या किसी के घायल होने की संभावना आपको ज्ञात है, लेकिन यह ज्ञान आपका बड़े ही सामान्य प्रकार का है। ठीक है ना, बड़े ही सामान्य प्रकार का। अब आपने स्वेच्छा से नशा किया, ठीक है, स्वेच्छा से आपने नशा किया और आपका जो मस्तिष्क है वो इस दशा में आ गया कि आप वो विशेष आशय और वो विशेष ज्ञान जो हत्या के लिए जरूरी है, ठीक है, धारित नहीं कर सकते। ठीक है, हत्या के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान ये चाहिए, विशेष आशय ये चाहिए, मार डालने का आशय, विशेष आशय चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने स्वेच्छा से नशा किया है तो भले ही आपके मस्तिष्क की दशा यह हो गई है कि आप विशेष आशय या विशेष ज्ञान धारित करने में असमर्थ हो गए, लेकिन विधि आप में ज्ञान की उपधारणा करेगी, यानी सामान्य प्रकार के ज्ञान की उपधारणा करेगी। और आपका काम कहां आएगा? 304 में, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, अगर व्यक्ति मर गया तो। ठीक है ना, क्योंकि विशेष ज्ञान तो आप धारित ही नहीं कर सकते, विशेष आशय आप धारित ही नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपने स्वेच्छा से नशा किया, इसलिए भले ही आपके मस्तिष्क की दशा यह हो गई है कि आप नाली और बेड में फर्क करने में असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ दंड तो मिलेगा ही। और आप में उस ज्ञान की उपधारणा की जाएगी, विशेष ज्ञान की नहीं। विशेष ज्ञान की हो तब तो हो सकता मामला हत्या में पहुंच जाए, विशेष ज्ञान की नहीं।
उस ज्ञान की अवधारणा की जाएगी। जो ज्ञान आप में होता यदि आपने नशा न किया होता, और जो ज्ञान की अवधारणा होगी विशेष ज्ञान की नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर मानव मृत्यु घटित हो तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यह घटित होगा। ठीक है, क्योंकि विशेष आशय उसकी अवधारणा नहीं होगी, ज्ञान की होगी, विशेष ज्ञान की भी नहीं होगी, और हत्या में विशेष ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो यहां ज्ञान सामान्य प्रकार का जो उद्धारित होगा। ठीक है, तो आपका जो कृत्य है वो कहां जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें जाएगा। और जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसे हम लोग देखेंगे तो वहां भी दो पार्ट हो जाएंगे। जब हम लोग पहुंचेंगे, अब तो 105 हो गई है, पहले 304 थी, जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे पहले 304 पैरा 1 पैरा 2 बोला जाता था। जब आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आशय से साशय करते थे तो आपको मैक्सिमम आजीवन कारावास ये मिल सकता था, और जब आशय नहीं है केवल ज्ञान है तो 304 पार्ट 2 इसमें आप दोष सिद्ध किए जाते थे, और आपको जो सजा मिल सकती थी वो कितनी? अधिकतम 10 साल। यानी चूंकि आपने स्वेच्छा से नशा किया तो भले ही आपके मस्तिष्क की दशा ऐसी हुई है जहां वो परिस्थितियों का संज्ञान करने में अक्षम हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने स्वेच्छा से किया, इसलिए अगर आपने कोई ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जिसमें विशेष आशय और विशेष ज्ञान इसकी जरूरत है, तो आप में आशय नहीं किंतु ज्ञान, विशेष ज्ञान भी नहीं, ज्ञान, इसकी अवधारणा होगी और आप दंडित किए जाएंगे। दो स्थितियां, जब आपने स्वेच्छा से नशा किया। अब एक तीसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति यह है कि आपको नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपकी जानकारी के बिना ये दिया गया। होली पे भांग के लड्डू खिला दिए, ठीक है, आपकी जानकारी के बिना और आपकी इच्छा के विरुद्ध ये दिया। अब फिर दो स्थितियां हो सकती हैं। इच्छा के विरुद्ध दिया, ठीक है, जबरदस्ती मुंह में शराब की बोतल लगाकर, आखिर कहां तक आप सांस तो लेंगे, नाक अपने ये दबा लीजिए और मुंह में शराब की बोतल, तो आप सांस तो लेंगे, और जैसे ही सांस लेंगे वैसे शराब अंदर जाएगी। ठीक है, और एक बार अंदर गई फिर आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, वो अपना नियंत्रण होने लगेगा शरीर पे। ठीक है, और फिर आप अनैच्छिक ढंग से शराब पीते जाएंगे, लेकिन पहला घूंट, ठीक है, स्वैच्छिक नहीं था, जबरदस्ती था, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपकी जानकारी के बिना आपको नशा दिया गया है। अब फिर दो स्थितियां, एक नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती जरूर मिला है, लेकिन आपके शरीर पर आपका कंट्रोल खोया नहीं। होली में लोग खिला देते भांग के लड्डू, तो आपका शरीर इस दशा में थोड़ी आ गया कि आपका अपने शरीर से कंट्रोल हट गया हो, और आप ये जानने में असमर्थ हो गए हो कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य, उसकी प्रकृति क्या है, वो दोषपूर्ण है, निर्दोष है, विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, ये जानने में आप असमर्थ हो गए हो। ऐसा थोड़ी है। ठीक है, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे को शराब पिला दी, तो वो ये जानने में असमर्थ थोड़ी हुआ। ठीक है, तो अगर आप में ये जानकारी बनी हुई है कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य प्रकृति में कैसा है, दोषपूर्ण है, निर्दोष है, विधि के प्रतिकूल है, अनुकूल है। ठीक है, दोषपूर्ण, यहां जो दोषपूर्ण शब्द आया है ये नैतिक रूप से दोषपूर्ण और नैतिक रूप से निर्दोष इसके लिए आया है क्योंकि विधि के प्रतिकूल अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, और विधि के प्रतिकूल अपराध और अवैध दोनों हो जाएंगे।
ठीक है ना। हम जो नैतिक रूप से दोषपूर्ण मानते हैं उसे भी नहीं करते। ठीक है, भले ही वो विधि के प्रतिकूल भी था और नैतिक रूप से दोषपूर्ण भी था। भाई जब आप आरोपित हो गए अपराध के लिए तो विधि के प्रतिकूल ये तो था ही था। हो सकता है आपको विधि के प्रतिकूल है ये पता ही ना हो, लेकिन दोषपूर्ण है ये तो जानते थे आप नैतिक रूप से तो उसे गलत मानते थे, और जो कुछ नैतिक रूप से आप गलत मानते हो वो तो करते ही नहीं है। ठीक है, जो कुछ आप नैतिक रूप से गलत मानते हो वो आप नहीं करते, और आप भले ही ये नहीं जानते थे कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य विधि के प्रतिकूल है, लेकिन ये तो जानते थे कि नैतिक रूप से दोषपूर्ण है, और फिर भी आपने किया। तो आपने अनैच्छिक ढंग से किया ये कैसे मान लें? क्योंकि जो कुछ नैतिक रूप से दोषपूर्ण आप मानते हो वो आप नहीं करते हो, और आपने किया। इसका मतलब यह हुआ आपने इच्छा पूर्वक वो किया है। ठीक है, जो आप नैतिक रूप से दोषपूर्ण मानते हो। आप अपने प्रियजन की लाश छूकर भी खाना नहीं खाते। ठीक है, अपने प्रियजन की जिसके लिए आप रो रहे हो अभी चिल्ला चिल्ला कर, उसकी भी लाश छूने के बाद खाना नहीं खाते हो। किसी कानून में नहीं लिखा खूब खाओ, किसी को मना थोड़ी है, लेकिन आप वैसा नैतिक रूप से दोषपूर्ण मानते हो इसलिए नहीं करते। तो अगर आपको यह जानकारी नहीं भी थी कि मेरे ऊपर जो आरोपित अपराध है ये विधि के प्रतिकूल है या नहीं, लेकिन अगर आपको यह पता था कि नैतिक रूप से दोषपूर्ण है, तब भी आपका यह तर्क निष्फल हो जाता है कि हमने ये काम ठीक है स्वैच्छिक ढंग से नहीं किया। आपने स्वैच्छिक ही किया है, क्योंकि जो कुछ नैतिक रूप से दोषपूर्ण है वो आप नहीं करते हो। ठीक है ना। इसलिए अगर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपकी जानकारी के बिना नशा दिया गया है, तो अगर आपके मन और मस्तिष्क की दशा ठीक उस लेवल पर नहीं पहुंच गई जिस लेवल पर विकृत चित्त व्यक्ति की मानसिक दशा होती है, और उस दशा में न पहुंचने पर भी आपने कोई कृत्य ऐसा किया जो अपराध के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो फिर आप दायित्व के अधीन होंगे। हां, अगर आपको नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया या आपकी जानकारी के बिना दिया गया और आपके मन की दशा ठीक वही हो गई जो विकृत चित्त व्यक्ति की होती है, अर्थात आप ये जानने में ही असमर्थ हो गए कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य दोषपूर्ण है या निर्दोष, विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, या उसकी कार्य की प्रकृति क्या है, तब आप निश्चित तौर पर विकृत चित्त व्यक्ति के समान ही आपराधिक दायित्व से मुक्त रहोगे। ठीक है, नशे में जो व्यक्ति है, अगर इसके दायित्व को हम समराइज करें, ठीक है, आपको समझने के लिए नशे में जो आदमी है उसके दायित्व को समराइज करना ये सीखना चाहिए, और तब बड़ा आसान हो जाता है। टोटल परिदृश्य पर सोचिए, दो ही बातें हो सकती हैं। व्यक्ति ने नशा अपने आप लिया होगा, व्यक्ति को नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध या गैर जानकारी में दिया गया होगा। ठीक है, नशा लेने के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो कुछ भी जानने में असमर्थ हो जाए। कुछ भी जानने में यानी ये जानने में असमर्थ हो जाए कि वो जो काम कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, दोषपूर्ण है, निर्दोष है, विधि के प्रतिकूल है, अनुकूल है, कुछ भी जानने में असमर्थ हो जाए। ठीक है, अगर कुछ भी जानने में असमर्थ हो गया और नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के बिना उसे दिया गया तो उसका दोष ही नहीं है। ठीक है, तब उसका दोष ही नहीं है, तब तो उसकी दशा ठीक वही जो विकृत चित्त की है, और उसे आपराधिक दायित्व से पूर्ण मुक्ति। यह कहां दिया गया था?
आईपीसी सेक्शन 85 और बीएनएस सेक्शन 23। अब आ जाइए, नशा आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध आपको दिया गया, ठीक है ना, या आपकी गैर जानकारी में दिया गया, लेकिन आपके मन की दशा यह नहीं हुई है कि आप किए गए कार्य की प्रकृति, उसका दोषी या निर्दोष होना, विधि के प्रतिकूल या अनुकूल होना न जान पाते, ये स्थिति नहीं हुई आपकी। तो आपसे एज ए गुड सिटीजन अपेक्षा यह की जाती है कि आप इस स्थिति का लाभ ना उठाएं कि आपको नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध या गैर जानकारी से दे दिया गया और आपका दुश्मन मिल गया, आपने कहा मौका बढ़िया है, ठीक कर दो, ठीक है। तो इस स्थिति का आप लाभ ना उठाएं, क्योंकि आप भले ही नशा आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध मिला, आपकी गैर जानकारी में मिला, लेकिन आप सोच समझ तो पा रहे हैं, तो आप किसी आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है, ठीक है। आप पर आपराधिक दायित्व पूरा है। और अगर नशा आपने अपनी इच्छा से लिया और आप इस दशा में हैं कि सब कुछ सोच समझ सकते हैं, तब फिर आपके साथ कोई रियायत बरती ही क्यों जाए, ठीक है। तब तो कोई रियायत बरतनी नहीं जानी चाहिए, किसी के साथ नहीं बरती जाएगी। जिससे विधि विरुद्ध ढंग से, सॉरी, जिसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, जिसकी गैर जानकारी में दिया गया, अगर वो सोचने समझने में समर्थ रहा, तो उसे जब हमने माफ नहीं किया तो तुम तो स्वैच्छिक लिए बैठे हो, तुम्हें माफ काहे कर देंगे। हां, आपने स्वैच्छिक लिया और आप इस दशा में आ गए कि आप सोच ही समझ नहीं सकते, और आपने वो कृत्य किया जो अपराध है उस दशा में, जबकि वो विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए, ठीक है, विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए। और नशा आपने स्वेच्छा से लिया था, और दशा आपकी यह हो गई नशा लेने के बाद कि नाली और बेडरूम इसका फर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको उस व्यक्ति के समान दंडित करना जो कार्य की प्रकृति आदि सब कुछ जानता है, यह भी अन्याय है, ठीक है, क्योंकि विशेष आशय और विशेष ज्ञान चाहिए उस अपराध को करने के लिए, और आपकी स्थिति यह है कि आप नाली और बेडरूम का फर्क नहीं कर रहे, तो आपको उस व्यक्ति के समान ट्रीट करना जो बिना नशे के उस काम को करता, अर्थात आपने विशेष आशय और विशेष ज्ञान को मानना, यह भी गलत, यह भी अन्याय है। लेकिन आपको छोड़ देना यह भी गलत बात है, क्योंकि अंततः आपने खुद को स्वयं ऐसी स्थिति में डाला है, ठीक है ना। तो समाज की सुरक्षा के लिए आपको कुछ दंड तो, कुछ तो सबक मिलना ही चाहिए। तो इस दशा के लिए आईपीसी में धारा 86 और बीएनएस में धारा 24 इसका निर्माण हुआ, और वो ये कहती है कि अगर किसी अपराध को करने के लिए विशेष आशय और विशेष ज्ञान इसकी आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति ने वो नशे में किया है, तो उस व्यक्ति के बारे में ऐसे मान लिया जाएगा कि उसे वही ज्ञान था, ठीक है ना, उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वो नशे में न रहा होता, तो वही ज्ञान था, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके लिए व्यक्ति दंडित होगा। आप देखें 24, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय का या ज्ञान का होना अपेक्षित है, कहता उन दशाओं में जहां की किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान के आशय से, ज्ञान या आशय होना चाहिए, ज्ञान के आशय से लिख गया,
अंग्रेजी में सही लिखा है, विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था। उपधारणा शब्द का गलत हमने उपयोग कर लिया, उपधारणा नहीं लिखा है, क्योंकि उपधारणा में तो अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड किया जाएगा, यानी अगर वो विपरीत साबित करे तो उसे लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसने सीधे कहा तो वह इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता। ठीक है, जब तक की बातचीत जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो, यानी अगर इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के बिना दी गई है तब तो ज्ञान की उपधारणा नहीं होगी। ठीक है ना, तब ज्ञान की उपधारणा नहीं होगी। यानी अगर इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना दी गई तब ज्ञान की उपधारणा क्यों होगी? स्वेच्छा से ली है। इन शब्दों का प्रभाव क्या मतलब हुआ? उसने अपनी इच्छा से ली है, जानकारी में ली है। ठीक है, और जब जानकारी और इच्छा से ली है तो फिर आपके बारे में यह माना जाएगा कि आपको वही ज्ञान था जो होता यदि आप मत्तता में न रहे होते। तो आपका 24 या 86 यह स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित सेक्शन कहलाता है। ठीक है, और आपका 23 क्या कहता है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसे उसकी मत्तता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी अगर ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध दी गई है, ठीक है, ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध दी गई है और आप उसके कारण से मत्तता की ऐसी दशा में पहुंच गए, मत्तता की ऐसी दशा में पहुंच गए जहां आप ये जानने में असमर्थ हो रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य उसकी प्रकृति क्या है, उसका दोषपूर्ण, वो दोषपूर्ण है, निर्दोष है, प्रतिकूल है विधि के या अनुकूल है, ये कुछ नहीं जान पा रहे आप, तभी आपको 23 का लाभ मिलेगा। और अगर इससे कम है मामला, यानी नो डाउट आपको जो नशा हुआ है वो ऐसी चीज से हुआ जो आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपकी जानकारी के बिना आपको दी गई, लेकिन आपके मन की दशा ये नहीं हुई कि आप ये जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि मेरे कार्य की प्रकृति दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल ये है या नहीं, ये आप जानने में असमर्थ नहीं हुए थे, तो आपको तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब तो ये माना जाएगा आपने लाभ उठाया है इस दशा का और फिर आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, स्वेच्छा से मत्तता की है और आप ऐसी दशा में हैं जहां आप विशेष आशय और विशेष ज्ञान को धारित करने में समर्थ बने हुए, ठीक है, तब तो विशेष आशय और विशेष ज्ञान जो कुछ जरूरी है उस हिसाब से आप दंडित होंगे। आपने स्वेच्छा से मत्तता की, यानी आपको आपकी जानकारी के बिना मत्तता उत्पन्न करने वाली चीज दी गई, ये नहीं कहा जा सकता। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको दी गई, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप उस दशा में पहुंच गए जहां विशेष आशय और विशेष ज्ञान आप धारित नहीं कर सकते मत्तता के कारण, और जो अपराध करने का आरोप आप पर है वो तभी अपराध होगा जब वो विशेष आशय या ज्ञान से किया जाए। ठीक है, तब आपके बारे में यह माना जाएगा कि आपको वो ज्ञान था, न कि विशेष आशय, वो नहीं था, वो ज्ञान था जो आपको होता यदि आपको मत्तता उत्पन्न करने वाली चीज आपने न ली होती। ठीक है, आपने स्वेच्छा से ली है ना, आपकी इच्छा के विरुद्ध दी गई या गैर जानकारी में दी गई, तब तो मामला ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, आपने अपनी इच्छा से ली तो वही ज्ञान की उपधारणा या ज्ञान की मान्यता होगी, उपधारणा गलत निकल रहा है। ठीक है, और तीसरी बात, आपने नशा लगातार लिया है जिसके कारण आप मानसिक रोगी हो गए हैं।
ठीक है, तब आप मानसिक रोगी हो गए और मानसिक रोग में आपने नशा उत्पन्न करने वाली चीज फिर ली और फिर आप उसी दशा में पहुंच गए जिस दशा में आप कार्य की प्रकृति आदि के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो आपका मामला फिर नशे का नहीं है, फिर विकृत चित्तता का है, क्योंकि आपकी चित्त विकृत है और इसके कारण से आप नशे की इच्छा को नहीं रोक पा रहे और उसके कारण नशा कर रहे हैं। तब आपका मामला नशे का नहीं है, तब आपका मामला चित्त विकृति का है और तब उधर जाएगा, क्योंकि वहां विकृत चित्त की बात हुई है और चित्त की विकृतता वहां किसी भी कारण हुई हो उसकी चर्चा वहां हुई है, ठीक है ना। तो नशा स्वैच्छिक होगा, नशा अनैच्छिक होगा और नशा होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसी दशा में पहुंच जाओ जहां किसी प्रकार के मनोभाव आप धारण न कर सकते हो। अगर आप मनोभाव धारण करने में सक्षम बने हुए हो तो नशे का कोई प्रभाव नहीं होगा। मनोभाव धारण करने में आप अक्षम हो गए, ठीक है, फिर देखा जाएगा नशा आपको हुआ कैसे, उसका सोर्स क्या है। आपको जो नशा हुआ है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध, जो जानकारी के बिना दी गई चीज उससे हुआ है और आप ऐसी दशा में भी पहुंच गए। आप दायित्व मुक्त रहेंगे, ठीक है। और नशा आपको भले ही उसी लेवल का हुआ जो लेवल 23 या 22 में वर्णित है, लेकिन नशा आपने चूंकि स्वेच्छा से लिया और जिस कार्य को करने का आरोप आप पर है वो विशेष आशय या ज्ञान, इसके कारण किया जाने वाला अपराध है, तो आप में ज्ञान होने की बात मानी जाएगी और आपको अकॉर्डिंगली दंडित किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने स्वेच्छा से नशा किया है। और अगर स्वेच्छा से नशा भी किया और मानसिक दशा भी सब कुछ समझने लायक बनी रही, तब आप ऑर्डिनरी मैन की तरह दंडित होंगे, क्योंकि फिर आपकी मानसिक दशा सामान्य व्यक्ति से कहीं अलग है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये नशे का प्रभाव है, ठीक है। शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।